Good morning, friends. Definition of function through relation. If f is subset of a cross b is a relation satisfying. ये रिलेशन है, अगर ये नीचे की जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो वो दो कंडीशन कौन सी है? तो पहली कंडीशन है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a ऑर्डर्ड पैड a कॉमा b बिलोंग्स टू f फॉर सम b बिलोंग्स टू b। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो अगर मेरा ऐसे कोई मतलब रिलेशन है और उसके स्मॉल a बिलोंग्स टू a क्रॉस b मतलब a पहला है, डोमेन है, b को डोमेन है। ठीक है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a मतलब क्या हो गया कि a का हर एक एलिमेंट फॉर सम b बिलोंग्स टू b मतलब b के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मतलब एसोसिएशन, a का कोई एलिमेंट रह जाएगा वो नहीं चलेगा, ये हमें यहाँ पे कह रहा है, लेकिन इन वर्ड्स। ठीक है, मतलब a के हर एक एलिमेंट में से एरोज निकलने चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, सबका मतलब एक है। ठीक है, दूसरा, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है कि अगर हमें ऐसा कहा जाए कि ए जो है वो बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, ए जो है वो बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, और वही ए जो है वो अगर सी के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो बी इक्वल टू सी होना चाहिए। मतलब यह क्या हो गया कि ये सी ऐसे नहीं होगा, सी यहीं पे होगा। मतलब ए जो है वो बी के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, वो जो ए जो है वही सी के साथ भी एसोसिएट हो रहा है। मतलब बी एंड सी एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं है कि सी ऊपर है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ए के कोई भी एलिमेंट में से, डोमेन के कोई भी एलिमेंट में से दो एरोज नहीं आने चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो फंक्शन कब कहलाएगा? तो याद रखना है आपको, फंक्शन कब कहलाएगा वो कि भाई डोमेन का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, और दूसरा डोमेन का कोई भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए, वही ये कह रहा है। देन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। 1 1 2 3 3 1 4 4 इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 टू इटसेल्फ। मतलब ये हो गया डोमेन में 1 2 3 4 है और को डोमेन में भी 1 2 3 4 है। ये डोमेन है, ये को डोमेन। ठीक है, और ये फंक्शन है। अब 1 1 1 1 का मतलब क्या है? तो 1 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है। 2 3 का मतलब क्या है? तो 2 3 के साथ जा रहा है। 3 1 का मतलब क्या है? 3 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है। 4 4 का मतलब क्या है? 4 4 के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कोई कह पाएगा क्यों फंक्शन नहीं है ये? यस यस यस, 1 जो है वो 2 के साथ भी हो रहा है और 1 3 के साथ भी हो रहा है। मतलब ये हो गया कि 1 में से हमारे पास दो एरो निकल रहे हैं, 2 पे भी जा रहा है और 1 में से 3 पे भी जा रहा है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। 1 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये ए टू बी, ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन किया जो जी है, तो यहाँ पे जी लिखा है। अब यहाँ पे मेरा 1 2 है तो ये 1 2 बना। अब ये 1 3 है तो 1 3 भी बना, और ये 2 3 है तो वो 2 3 भी बना। ठीक है, तो ऐसे मतलब हमारा हो रहा है। चलिए, अब ये फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, ये जो है ना, ये अपना एक चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऐसा एक चैप्टर है। उसमें ये वर्ड आता है लॉ ऑफ काउंटिंग। ये जो वर्ड आता है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है। अब एक्चुअली क्या है कि जो अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है, JEE ऐसी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो एक ही चैप्टर का होगा, उसमें 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी मिक्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी बनाएगा, वो 3-4 कॉन्सेप्ट मतलब 3-4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अभी हम जो देखेंगे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। देखिए समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, if a work is completed in 2 or more parts such that first part can complete in m1 ways, second part can complete in m2 ways, and so on, then whole work can complete in m1 into m2 into up to mn ways। इसको समझो, अगर मेरा एक काम है वो समझो 3 पार्ट में हो रहा है, ठीक है,
मतलब समझो कि भाई मुझे सुबह तैयार होना है, कोई बंदा है, चलो किशोर नाम का कोई बंदा है, उसको सुबह तैयार होना है, ठीक है। तो वो किशोर पैंट भी पहनेगा, शर्ट भी पहनेगा और शूज भी पहनेगा, तभी वो बाहर निकल पाएगा घर के, ऑफिस के लिए जाएगा, ठीक है। अगर वो सिर्फ पैंट पहनेगा और ऑफिस में चला जाएगा शर्ट और शूज पहने बिना, तो वो मीनिंगलेस है, अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ शर्ट पहनेगा तो बहुत खराब लगेगा, सिर्फ शूज पहनेगा उससे भी खराब लगेगा, पैंट एंड शर्ट पहनेगा ही नहीं, सिर्फ शूज पहन के निकल गया, ठीक है। तो मतलब उसको ऑफिस में जाना है तो उसको ये तीनों काम करने हैं, ये तीनों काम करेगा तभी वो ऑफिस में जा पाएगा। मतलब ऑफिस में जाने के लिए ये उसे पूरा काम करना है, ये पूरा काम। और ये पूरा काम 3 पार्ट में डिवाइड है। अब उसके पास 4 पैंट है, समझो उसके पास 3 शर्ट है, समझो उसके पास 5 शूज है, 5 पैर से शूज की, ठीक है। तो वो 4 में से कोई भी एक पैंट पहन सकता है, 3 में से कोई भी एक शर्ट पहन सकता है, 5 में से कोई भी एक शूज पहन सकता है। तो वो टोटल वर्क, मतलब वो होल वर्क जो है वो कंप्लीट कितने टाइप में होगा, कितने प्रकार से होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 60 वेज। देखो इसको हमें समझता है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इफ वन कैन गो फ्रॉम नवसारी टू सूरत बाई 3 डिफरेंट वेज, अगर कोई बंदा नवसारी से सूरत जा रहा है तो उसके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, 3 प्रकार से जा रहा है। या तो वो ट्रेन से जा रहा है, या तो वो बस से जा रहा है, या तो वो कार से जा रहा है, ठीक है। अब सूरत से अहमदाबाद जाना है तो उसके पास 4 रास्ते हैं, 4 तरीके से वो अहमदाबाद जा सकता है, ठीक है। या तो वो यहाँ से दूसरी ट्रेन से जाएगा, फास्ट ट्रेन से जाएगा, ये स्लो ट्रेन है सपोज, ठीक है। या फिर वो वॉल्वो में जाएगा, फास्ट बस, ठीक है। या फिर वो टैक्सी लेके जाएगा, ठीक है। या फिर वो कार में जाएगा। मतलब वो नवसारी से अहमदाबाद जाना है, अगर उसको नवसारी से, इन हाउ मेनी वेज कैन ही गो फ्रॉम नवसारी टू अहमदाबाद, तो देखो वो कैसे जा सकता है, स्लो ट्रेन देन फास्ट ट्रेन, तो ये अपना फर्स्ट वे हुआ। स्लो ट्रेन देन वॉल्वो, तो ये अपना सेकंड टाइप हुआ। स्लो ट्रेन देन टैक्सी, तो ये अपना थर्ड टाइप हुआ। स्लो ट्रेन एंड कार, तो ये अपना फोर्थ टाइप हुआ। चलिए बस फास्ट ट्रेन, तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। बस उसके साथ वॉल्वो में जाएगा तो ये अपना सेकंड टाइप हुआ। बस और टैक्सी लेके जाएगा, थर्ड टाइप हुआ। बस कार लेके जाएगा, ये फोर्थ टाइप हुआ। चलो कार लेके जा रहा है, ठीक है, और फास्ट ट्रेन में जा रहा है, फर्स्ट टाइप हुआ। कार के साथ वॉल्वो में जाएगा, सेकंड टाइप हुआ। कार के साथ टैक्सी में जाएगा, थर्ड टाइप हुआ। कार के साथ कार में जाएगा, फोर्थ टाइप हुआ। मतलब वो आप देखिए काउंट करिए तो 5 + 5 10 + 2 मतलब 12 वेज, इन 12 वेज ही कैन गो नवसारी टू अहमदाबाद, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये अपने पास 3 वेज थे नवसारी टू सूरत में, और सूरत टू अहमदाबाद के लिए अपने पास 4 वेज थे। तो मतलब अपना हियर होल द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3 × 4 = 12। मतलब ऐसे हम लॉ ऑफ काउंटिंग होता है। देखिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये हमारा काम का है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे कितने फंक्शन बनते हैं। अगर मेरे पास ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है, और मेरा फंक्शन एफ बन रहा है। अब देखो ए जो है, ए वो पी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, क्यू के साथ भी हो सकता है, आर के साथ भी हो सकता है। वो तीनों में से किसी भी एक के साथ ही होगा। मतलब ए कैन एसोसिएट हियर, ए इन ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ बी, एनी वन ऑफ द 3। मतलब वो पी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, या फिर क्यू के साथ भी, या फिर आर के साथ भी। मतलब समझो हमने ए को पी के साथ एसोसिएट कर दिया, तो मतलब ए का तो काम खत्म हुआ, बी की बारी। तो बी भी 3 के साथ एसोसिएट हो सकता है, आइदर पी और क्यू और आर, ठीक है। मतलब बी इन ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ बी, एनी वन। समझो बी को मैंने आर के साथ एसोसिएट किया, अब सी की बारी, तो सी वापस 3 के साथ एसोसिएट हो सकता है, एनी वन ऑफ द 3, ठीक है। सी इन ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ बी। समझो मैंने सी को पी के साथ एसोसिएट किया, अब डी की बारी, डी वापस 3 के साथ एसोसिएट हो सकता है। मतलब डी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। समझो डी को मैंने क्यू के साथ एसोसिएट किया, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हियर अ फंक्शन कैन बी मेक इन 4 पार्ट्स।
सच दैट ईच एंड एवरी पार्ट कैन कंप्लीट इन 3 डिफरेंट वेज। फंक्शन जो अपना बन रहा है वो 4 पार्ट में बन रहा है। पहले ए की बारी आती है, ये पहला पार्ट, फिर बी की बारी आती है दूसरा पार्ट, सी की बारी आती है तीसरा पार्ट, डी की बारी आती है चौथा पार्ट, और हर एक पार्ट 3 डिफरेंट वेज में हो रहे हैं। ठीक है, तो अपना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू ए के लिए 3, बी के लिए 3, सी के लिए 3 और डी के लिए 3। ठीक है, तो मतलब अपना लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3/4। मतलब हमने अभी क्या देखा था, ए में 4 एलिमेंट्स थे, बी में 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बने, 3/4। आप में से कोई बता सकता है इन जनरल वेज, अगर ए में m एलिमेंट्स है और बी में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? वेरी गुड, n/m। ओके, ये आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, उसमें एडिशन आता है। एडिशन का अभी हमें कोई यूज नहीं है, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन सीखा है तो एडिशन भी देख लेते हैं। इफ वन वर्क परफॉर्म कंप्लीटली आइदर इन m1 वेज और m2 वेज और m3 वेज एंड सो ऑन, देन होल वर्क कैन कंप्लीट इन m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn वेज। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर कोई बंदा नवसारी से अहमदाबाद जा रहा है, नवसारी से अहमदाबाद, और वो 3 डिफरेंट वेज से जा रहा है, मतलब वो ट्रेन 1 से जा रहा है या फिर ट्रेन 2 से जा सकता है या फिर ट्रेन 3 से जा सकता है। अनदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन है, वो अदर 4 वेज से जा रहा है, अदर वर्ड लिखा हुआ है, अदर 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो वो बस 1 से जा रहा है, बस 2 से जा रहा है, बस 3 से जा रहा है या फिर बस 4 से जा रहा है, लेकिन ये लोग नवसारी टू अहमदाबाद ही जा रहे हैं। ये एक बंदा है 1 पर्सन और ये अनदर पर्सन है। ठीक है, अब मुझे नवसारी से अहमदाबाद जाना है तो मैं कितने तरीके से जा पाऊंगा? तो मैं इसको पूछूंगा तो ये कहेगा तो ये ट्रेन 1 2 3 में से जा सकता है, इसको कहूंगा तो ये बस 1 2 3 4 कहेगा। मतलब ये हो गया कि होल वर्क कैन कंप्लीट बाय ऑल डिफरेंट मेथड्स। मतलब यहाँ पे मुझे टोटल पॉसिबिलिटीज मिलेगी ओनली 3 + 4 = 7, क्योंकि ये मेरा होल वर्क कंप्लीट हो रहा है। वो अगले वाला पार्ट था, वो उसमें क्या था, होल वर्क 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा था तो मुझे 2 पार्ट का मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यहाँ तो टोटल वर्क ही कंप्लीट हो रहा है कि ये 3 तरीके से कर सकता है, ये 4 तरीके से कर सकता है, तो मतलब टोटल वर्क हो गया 7 तरीका। ये आपको याद रखना है। हमने अभी इसको देखा, और आता है ना तो प्लस करना है। और मतलब क्या था जो अभी हमने आगे देखा कि वो नवसारी टू अहमदाबाद 3 तरीके से जा सकता है, या फिर ये दूसरा 4 तरीके से या आता है, या मतलब और आगे वाला पार्ट में क्या था कि भाई नवसारी टू सूरत जाना है एंड सूरत से अहमदाबाद जाना है, एंड आता है क्योंकि ये दोनों काम करेगा तब वो नवसारी टू अहमदाबाद जा पाएगा, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये सब हमने अभी देखा। ठीक है, ये जो है ये अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखना है और मतलब प्लस, अपर बाउंड यूनियन। कभी भी आपको अपर बाउंड दिखे तो आप प्लस भी लिख सकते हो, यूनियन भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ तो हम ये दोनों में ही कन्वर्ट करते हैं सम को। अगर और दिखा तो यूनियन लिखेंगे, और दिखा तो प्लस लिखेंगे, मोस्ट ऑफ एंड लिखा तो मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, इंटरसेक्शन दिखा तो मल्टीप्लीकेशन, लोअर बाउंड दिखा तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यूज करेंगे वैसे वैसे आपको आएगा। चलिए, ये हमने अभी देखा है। अगर ए में m एलिमेंट्स है तो उसको na = m कहेंगे, nb = n कहेंगे। आप में से कोई कह सकता है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर a में m एलिमेंट है, b में n है तो थोड़ा मिस्टेक है, 2 उसमें था 2 na × nb। ठीक है, तो वो था 2 mn। ओके, तो अपना रिलेशन आएगा 2 mn। चलिए, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? अभी आया, अभी हमने देखा अगर na = m है, nb = n है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? वेरी गुड, n/m। ठीक है, nb/n है, ये आपको याद रखना है दोनों। इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों याद रखिए, इसके बेस पे ही एग्जांपल है। रिलेशंस में आएगा 2 mn और फंक्शंस में आएगा n/m। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स टू सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया, f a to b है तो a में 3 एलिमेंट्स है और b में 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कितने रिलेशंस बनेंगे बोलिए? वेरी गुड, 2/12।
सेम क्वेश्चन वही है, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है, तो कितने फंक्शंस बनेंगे? वेरी गुड, 4:3। याद रखना ये आपको। देखो रिलेशंस के टाइम बेस में 2 रहेगा और रेस टू आएगा Na इंटू एन, ये रिलेशन की बात है रिलेशन में, ठीक है। और फंक्शन के टाइम NB/Na, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शन को इक्वल कब कह सकते हैं? पहला तो दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए, दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। और दूसरा fx इक्वल टू gx होना चाहिए। मतलब क्या है, f के अंदर मैं 5 लूंगा और मुझे जो आंसर मिलेगा वही आंसर g के अंदर 5 लेने से मुझे मिलना चाहिए। मतलब दोनों के fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तभी वो फंक्शन इक्वल कह सकते हैं। लेट f(r2r, g(r2r) be defined by fx equal to x square for every x belongs to r and gy equal to y square for every y belongs to r। देखिए f का डोमेन r है, g का डोमेन r है, मतलब दोनों के डोमेन सेम है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। और देखो fx इक्वल टू मेरे पास x स्क्वायर है, यहाँ पे gy लिखा है इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब कि अगर मैं y की जगह पे यहाँ पे x लिखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x स्क्वायर। ये y सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो देन द फंक्शन f एंड g आर इक्वल, दैट इज f इक्वल टू g, मतलब fx इक्वल टू gx आ गया अपना, मतलब ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई। ये हमें y जो दिख रहा है, ये x एंड y आर सिंपली डमी वेरिएबल्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आपको तो यही समझना है कि अगर मैं यहाँ y की जगह पे x लिखूंगा तो gx इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, मतलब दोनों सेम आ गए। ओके, कंसिडर fx इक्वल टू log x स्क्वायर, gx इज इक्वल टू 2 log x। देखो log जो है ना वो एक फंक्शन है और वो डिफाइन होता है r प्लस 2r, ये आपको याद रखना है। मतलब ये हो गया कि log के अंदर आप जो भी नंबर लिखोगे वो नंबर कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा जो fx इक्वल टू log x स्क्वायर है, देखो log के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 भी नहीं चलेगा और नेगेटिव भी नहीं चलेगा लॉग के अंदर का नंबर। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर होने के कारण ये मेरा जो अंदर वाला जो x है, ये x log x स्क्वायर लिखता हूं, तो ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि fx इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि मेरा डोमेन ऑफ f जो है वो r-0 है, पॉजिटिव नंबर भी चलेगा, नेगेटिव चलेगा, 0 नहीं चलेगा। gx इज डिफाइंड व्हेन x ग्रेटर देन 0। यहाँ जो gx है वो तो 2 log x है, मतलब यहाँ का नंबर नेगेटिव भी नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो r प्लस होना चाहिए। मतलब g का डोमेन है ओनली r प्लस। अब दोनों के डोमेन कंपेयर करिए बाय ऑब्जर्विंग बोथ द डोमेन्स, ठीक है। डोमेन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दोनों के डोमेन सेम नहीं है, f का क्या था r-0, ये f का डोमेन था, g का क्या था r प्लस। दोनों के डोमेन सेम नहीं है, मतलब द फंक्शंस आर नॉट इक्वल। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑन व्हाट डोमेन द फंक्शन fx एंड gx आर इक्वल। कौन से डोमेन पे ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? देखो अपनी कंडीशन क्या थी, fx इक्वल टू gx होना चाहिए पहला, तो ये अपनी सेकंड कंडीशन थी, ठीक है। तो fx इक्वल टू gx कब होगा, ये ऐसे पूछते हैं हमें, fx इक्वल टू gx। तो fx मतलब क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x, gx मतलब क्या है, माइनस एक्स प्लस 6। अगर ये माइनस एक्स को मैं इस तरफ लाऊंगा तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस एक्स मतलब माइनस एक्स, 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस 6। अब 6 के 2 फैक्टर लेने हैं जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। मुझे चाहिए -1, ओके। तो मेरे फैक्टर्स आएंगे x प्लस 2 और साथ में आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू -2, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। तो मेरा डोमेन क्या आएगा, -2, 3, ओके। तो हमें इस तरह से करना है। मोहित तुम्हारा
स्पीकर म्यूट कर दो। ओके, एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल ऑन डोमेन -2, 3। ओके, तो हमें ऐसे करना है। चलिए, ये 3 MCQs है, देखते हैं। A इक्वल टू पी क्यू आर, बी इक्वल टू 1 2, देन A क्रॉस B इज। चलिए आंसर दीजिए आप में से कोई भी एक, इसमें से कौन सा सही है? A क्रॉस B। वेरी गुड। देखो, A क्रॉस B करना है तो हमें क्या करना है? पहले P की बारी P1 के साथ एसोसिएट होगा P2 के साथ, तो P1 P2। अब Q की बारी Q1 के साथ एसोसिएट होगा Q2 के साथ होगा Q1 Q2। R की बारी R1 के साथ R2 के साथ R1 R2, बस खत्म। तो दिस इज A क्रॉस B। ओके, चलिए अगर Na इक्वल टू 2 है, NB इक्वल टू 4 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑप्शन सी सही है। रिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 Na इंटू NB। ठीक है, तो 2 Na इंटू NB मतलब 2 इंटू 4, मतलब ये आ गया अपना ऑप्शन सी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे? Na इक्वल टू 2 है, NB इक्वल टू 4 है। सही है, ये ऑप्शन डी है। लेकिन ये जो मतलब क्वेश्चन बनाया है, जिसने भी बनाया है, ये क्वेश्चन बनाने में उसने गलती कर दी है ऑप्शन लेने में। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन बी भी सही है। क्यों? क्योंकि 4² का आंसर 16 आता है, 2⁴ का भी 16 आता है ना। मतलब उसने एक ही आंसर मतलब टिक किया है राइट में। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन गलत, या फिर दोनों ऑप्शन पर टिक करो, या फिर यहाँ पे 2⁴ की जगह पे कोई और नंबर ले लो, 2⁵. ठीक है, ऑप्शन डी सही है। NB⁴ Na ही आता है, NB⁴ Na ही आता है जब फंक्शन बनाते हैं तब। मतलब अपना आंसर क्या आएगा? 4²। लेकिन 4² तो 16 है, तो 16 आंसर तो 2⁴ में भी है ना, 2⁴ भी 16 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हमें देखना है, बराबर। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, a function f a to b is called an injection or one function if distinct elements in a have distinct images in b। मतलब क्या कह रहा है? अगर मेरा फंक्शन में क्या होता है कि भाई मेरे जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई एलिमेंट रह नहीं जाना चाहिए, और दूसरा किसी भी एलिमेंट में से 2 एरोज नहीं निकलने चाहिए, ये मुझे मालूम है। तो हम मतलब जो अपनी जो 2 कंडीशंस होती है फंक्शन बनने में, वो दोनों कंडीशन डोमेन पे होती है। दोनों कंडीशन डोमेन पे होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? डोमेन का कोई भी एलिमेंट रह नहीं जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? डोमेन के कोई भी एलिमेंट में से 2 एरोज नहीं निकलने चाहिए। अब 1 फंक्शन बनना है या फिर उसको इंजेक्शन बनना है ना, तो जो कंडीशन है वो को डोमेन पे है। और को डोमेन पे कंडीशन क्या है कि डोमेन के कोई भी एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज और 3 की इमेज सेम आए तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन, it is called many one function। many elements are associated with one element, it is called many one function। one function कब करते हैं? इंजेक्शन कब कहते हैं? कि distinct elements in A have distinct images, images distinct आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो ये फंक्शन है, ये many one function है, लेकिन 1 नहीं है। ओके, thus f a to b is injection if a1 a2 belongs to a1 not equal to a2 implies f a1 is not equal to f a2। अगर ये 2 मेंबर डिफरेंट है, अगर ये 2 मेंबर डिफरेंट है तो f a1 का मतलब क्या है? f a1 मतलब a1 की इमेज, f a2 मतलब a2 की इमेज, वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए अगर f को इंजेक्शन बनना है तो। ये अप्लाइंग कॉन्ट्रापोजिटिव टू अबोव गिव। देखो कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या है कि इफ p then q is equivalent to if negation q then negation p। मतलब यहां पे क्या है? देखिए if के साथ ये भी है, ये तो चलो समझे। if a1 not equal to a2 then if then q क्या है अपना? f a1
नॉट इक्वल टू एफ ए टू। इसको इम्प्लाइज को देन कहते हैं, ऑलवेज याद रखिए। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इट्स इक्विवेलेंट सेट स्टेटमेंट। इफ देन तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो लास्ट वाला क्यू है ना वो आगे आ जाएगा और वो बन जाएगा उसका नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव। तो एफ ए वन नॉट इक्वल टू एफ ए टू यहाँ पे आ जाएगा और उसका नेगेशन बनेगा, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा P है वो पीछे चला जाएगा देन के पीछे, ठीक है, और P का नेगेशन बनेगा। तो A1 नॉट इक्वल टू A2 पीछे चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा A1 इक्वल टू A2 नेगेशन। तो ये हुआ उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, एफ A1 इक्वल टू एफ A2 देन A1 इक्वल टू A2, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, ये अभी थियोरेटिकल पोर्शन है तो हमें मतलब समझना है, सम्स करेंगे तब ज्यादा मालूम पड़ेगा। वर्किंग रूल एफ A2B इज 1 1 इफ, देखो ये वर्ड आपने पहली बार देखा इफ। ये इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा कोई स्टेटमेंट यहां से यहां भी राइट है और यहां से यहां भी राइट है, इफ देन, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ A1 A2 बिलोंग्स टू ए, एफ A1 इक्वल टू एफ A2 इंप्लाइज A1 इक्वल टू A2। हम इसका यूज करेंगे। अगर 1 1 फंक्शन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे एफ एक्स इक्वल टू, समझो मुझे एक्स स्क्वायर दे दिया है या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया है, मुझे चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी ले लूंगा, इसका सिंप्लीफाई करूंगा तो ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब आएगा। दोनों मैं क्यूब रूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे आएगा ए इक्वल टू बी। मतलब अगर मैं ए इक्वल टू बी तक पहुंचा, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी से मैं अगर ए इक्वल टू बी तक पहुंच पाया तो एफ इज 1 1, अगर नहीं पहुंच पाया तो एफ इज नॉट 1 1। हम ये अपना वर्किंग रूल है, मतलब हम सम करने के लिए इसका यूज करेंगे। अभी तो मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूँ, साथ में उसी के बेस पे एमसीक्यू करवा रहा हूँ, लेकिन ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब हम एक साथ बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, तब ये सब रिपीट होगा और तब आपको मजा भी आएगा। नोट, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज कॉल्ड, जो 1 1 फंक्शन नहीं है उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके देखिए ये एक फंक्शन है, इफ ए 1 2 3 4 बी पी क्यू आर एस, एफ ए टू बी इज गिवन एज 1 पी 2 आर 3 एस 4 क्यू। देखो किसी का भी इमेज सेम नहीं है, 1 का इमेज P है तो P इमेज किसी में भी नहीं है, देखिए 2 का इमेज R है तो R किसी में भी नहीं है, 3 का इमेज S है तो S किसी में, मतलब इट इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। देखिए डोमेन को डोमेन आ गया, ये मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया F, ठीक है। और देखिए 1 P के साथ एसोसिएट हुआ, 2 देखिए R के साथ हो रहा है, 3 S के साथ एसोसिएट हो रहा है और 4 मेरा Q के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेरा 1 1 फंक्शन। किसी भी दो की इमेज सेम नहीं है, 1 की इमेज P है तो किसी का भी P पे एरो नहीं आ रहा है, Q पे आ रहा है 4 वाले का, तो किसी का भी Q पे एरो नहीं आ रहा है, ठीक है। डोमेन को डोमेन, ये मेरा F फंक्शन है। इज F अ फंक्शन और नॉट, F फंक्शन है कि नहीं है, एनीवन? यस यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि वो यहाँ पे कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए और यहाँ के कोई भी एलिमेंट, मतलब यहाँ मतलब डोमेन के कोई भी एलिमेंट में से 2 एरोस नहीं निकलने चाहिए बस, तो वो तो कंडीशन फुलफिल है। तो क्लियरली दिस इज अ फंक्शन। इज दिस 1 1 फंक्शन और नॉट, ये 1 1 है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 1 1 होने के लिए इमेज सेम नहीं आनी चाहिए 2 डिफरेंट एलिमेंट की, ठीक है। ये तो मैनी वन फंक्शन है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। व्हाई? तो बिकॉज हियर 3 and 4 हैव द सेम इमेजेस, दोनों को सेम इमेज है। R is the set of real numbers, f R to R is defined by fx equal to x square। क्या ये फंक्शन मेरा 1 1 है या नहीं है, बोलिए? fx equal to x cube, देखिए समझते हैं कैसे करना है। देखो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूं तो क्या होगा, 1 लूंगा तो मेरा आंसर 1 क्यूब मतलब 1 आएगा,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा, अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे 2 क्यूब का प्रोसेस होगा, 2 क्यूब मतलब मेरा आंसर आएगा 8। अब समझो मैंने यहाँ पे -2 लिया तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मेरा आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। 2 का आंसर 8 आया तो 8 आंसर किसी भी और का नहीं होगा। मतलब ये होगा कि मुझे हर टाइम मुझे डिफरेंट इमेज मिल रही है, और डिफरेंट इमेज मिल रही है मतलब ये हो गया कि हियर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस एंड देयरफॉर इट इज अ 1-1 फंक्शन। f इज एन इंजेक्शन। 1-1 फंक्शन, ये दोनों वर्ड को इंजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इंजेक्शन फंक्शन ऐसा नहीं बोलना, इंजेक्शन मतलब 1-1 फंक्शन। चलिए इसका आंसर दीजिए। ये मेरा इंजेक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है। डिफाइन कैसे किया है, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों 1-1 फंक्शन नहीं है, बोलिए। वो एक ही, हाँ यस, -2 लेते तो भी 4 ही आता है और 2 लेते तो भी 4 ही आता है। वेरी गुड। -2 लेते हैं तो भी 4 आएगा, 2 लूंगा तो भी 4 आएगा, बराबर। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है -5 और 5 का, कि अगर मैं -5 लूंगा तो 25 आएगा, +5 लूंगा तो भी 25 आएगा। मतलब ये हो गया कि -5 जो है वो 25 के साथ एसोसिएट हो रहा है, और ये मेरा +5 है वो भी 25 के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 25 मेरा एक एलिमेंट है, ये यहाँ पे दो एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। 5 एंड -5 दोनों मेरे डोमेन में भी है, और दोनों मुझे सेम आंसर दे रहे हैं, मतलब इट इज नॉट एन इंजेक्शन, 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, बट एफ एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1-1 फंक्शन। क्यों? अगर मैंने यहां आर टू आर की जगह पे मैंने एन टू एन कर दिया तो वो 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्यों? Sir, because this is natural number. यस, इट इज अ नेचुरल नंबर। ये नेगेटिव नंबर को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। मतलब ये हो गया, आपको जो समझना है रीजन, एफ ऑफ -5 इक्वल टू 25 जो यहाँ पे बात की हमने, एफ ऑफ -5 इक्वल 25 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज -5 इज नॉट इन द डोमेन एन। ये -5 इसमें है ही नहीं। मतलब मुझे जो 25 आंसर लाना है तो मेरा एक ही नंबर पे आएगा और किसी नंबर पे आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कहता है कि नहीं सर एफ ऑफ -5 भी 25 आएगा, लेकिन -5 तो डोमेन में ही नहीं है, तू कर ही नहीं पाता, ये एक्सेप्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, अपना डोमेन एन है तो एन में से ही नंबर लेना है तुम्हें, मतलब तेरे पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं। ओके, तो मतलब अगर मैं डोमेन में थोड़ा चेंज करूंगा तो मैं इसको 1-1 फंक्शन ला सकता हूं। नोट, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू एन। अगर ये एफ 1-1 फंक्शन है, अगर 1-1 लाना है तो यहाँ पे जो n है ना, ये n वो कंपलसरी ऑड होना चाहिए, जैसे कि x क्यूब। क्योंकि अगर मैं -5 का क्यूब करूंगा तो -1 to 5 आएगा, और +5 का क्यूब करूंगा तो +1 to 5 आएगा। मतलब दोनों टाइम आंसर मेरे अलग आएंगे। मतलब अगर ऊपर जो इंडेक्स है वो ऑड नंबर है, n जो ऑड है तो वो 1-1 बनेगा। f इज नॉट अ 1-1 फंक्शन अगर n इज इवन है तो वो 1-1 नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा जैसे x स्क्वायर, -5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर सेम आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बेस पे और एक्स्ट्रा देखेंगे। ओके, थैंक यू।